एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर आरएसकेडी पीजी कॉलेज। आज हम लोग कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक्स थ्योरम्स। हाँ, पहला तो एक कैंसलेशन थ्योरम है कि नाम है उसका कैंसिलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ में क्या क्या आ जाएगा? इसमें पहला तो इफ ए बी सी आर एंड थ्री elements of a group G, then दो रिजल्ट इसमें देखने हैं। A ऑपरेशन C is equal to B ऑपरेशन C, it is implies that A is equal to B। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, शॉर्ट में LCL भी बोल सकते हैं हम लोग। सेकेंड, C operation A is equal to C operation B, it is implies that A is equal to B। This is right cancellation law। ये दो लॉज प्रूफ करने हैं मुझको। अब इसके प्रूफ की बात आते हैं। तो ऑलरेडी मुझे बता दिया गया है कि इफ G इज ए ग्रुप, अगर G ग्रुप है तो उसमें चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। पहला क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। यानी हम ये कहें कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज, या एवरी अगर ऑपरेशन एडिशन है मतलब एवरी एलिमेंट इन जी हैज ए इनवर्स। तो अगर एन इनवर्स रख रहा है दैट मीन्स, पहले रिजल्ट की बात करें ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन सी, तो दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू जी। तो चूंकि सिंस सी बिलोंग्स टू जी, इट इज इम्प्लाइज दैट सी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन सी इनवर्स बी ऑपरेशन सी इनवर्स, हमने सी इनवर्स से राइट डायरेक्शन में ऑपरेट कर दिया। अब यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ में हमको ये पता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये ऑपरेशन मतलब बी ऑपरेशन सी, पहले एक ए से बी को ऑपरेट किया गया, रिजल्ट जो आया उसको सी से ऑपरेट किया गया। तो फिर हमने बोला कि एक बी को सी से ऑपरेट करिए, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ए से ऑपरेट कराएंगे और ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। तो इसी में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो दिस इज ए ऑपरेशन सी इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी ऑपरेशन सी इनवर्स। तो दिस इज द इनवर्स, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ई, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी ए इज इक्वल टू बी हमने प्रूफ कर दिया इसमें। अब हम लोग दिस इज द लेफ्ट कैंसिलेशन। अब सेकेंड प्रूफ के लिए हमें दिया गया है कि सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी ऑपरेशन बी। तो चूंकि हम कैंसिलेशन लॉ यूज कर रहे हैं, यूजिंग द ऑपरेट विद द सी इनवर्स इन राइट साइड, दैट मीन्स सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी इनवर्स ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी। फिर हम लोग यू अप्लाई करेंगे यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ मीन्स हो जाएगा कि सी इनवर्स ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी इनवर्स ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी। दिस इज द आइडेंटिटी बिकॉज सी इनवर्स, so this is the identity operation A is equal to identity operation B, it is implies that A is equal to B। This is the
राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर सिंपल सी बात है, अगर एलिमेंट हम लेफ्ट में कैंसिल कर रहे हैं तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और राइट में कैंसिलेशन हो रहा है तो राइट कैंसिलेशन लॉ। ये होता है आपका कैंसिलेशन लॉ। ये दो थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अब एक नेक्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ जी ओ बी ए ग्रुप, अगर ये ग्रुप है, एक सेट जी है, उसमें ऑपरेशन ओ है, देन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स वगैरह में। तो पहला है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज यूनिक। सेकेंड थ्योरम हमको दिखाना है कि एवरी ए बिलोंग्स टू जी हैज यूनिक इनवर्स, यानी जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी यूनिक होगा। थर्ड उसको ये ए इनवर्स का इनवर्स अगर करेंगे तो ए आ जाएगा, ये प्रूफ करना है। और चौथी चीज हमको प्रूफ करनी, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स अगर करेंगे तो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रूफ पे आते हैं। पहला रिजल्ट एम हमारा है कि एम पहले हम लिखें कि लेट जी बी ये ग्रुप दिया हुआ है, तो ई बिलोंग्स टू जी। तो एम हमारा इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एम हमारा है कि ई इज यूनिक, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। हम लोग पूरे मैथमेटिक्स में, कोई भी मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग दिखाएंगे कि किसी भी चीज़ को हमें यूनिक शो करना है, अगर किसी भी चीज़ को अगर हमें यूनिक शो करना है तो दो उसमें एलिमेंट लेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि वो यूनिक नहीं है, वहाँ पर दो हैं, तो अगर वो यूनिक होगा तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। ये यूनिक प्रूफ करने का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल है कि हम जब भी किसी चीज़ को यूनिक शो करना हो तो हम उसको दो लेट कर लेंगे और दोनों को इक्वल दिखा देंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो यूनिक है। तो सपोज कंट्राडिक्शन ई इज नॉट यूनिक, हमने काउंटर ले लिया, इज नॉट यूनिक, तो इट इज इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट टू आइडेंटिटीज, दो आइडेंटिटीज होंगी, से E1 एंड E2। अगर दो आइडेंटिटीज हैं तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करेगा। आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर E बिलोंग्स टू G, अगर E बिलोंग्स टू G है, इज आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G इट इज इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन E इज इक्वल टू E ऑपरेशन A की वैल्यू A आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी रूल कहता है। तो दैट मीन्स if there exist two identities, say E1 E2, so it is implies that for each A belongs to G, it is implies that, sorry G थोड़ा सा A की तरह लग रहा है, सही लिखते G, तो it is implies that A ऑपरेशन E1 is equal to E1 ऑपरेशन A is equal to A आना चाहिए, एंड चूंकि E2 भी आइडेंटिटी है तो A ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू E2 ऑपरेशन A इज इक्वल टू भी A आएगा। बिकॉज A ऑपरेशन E1, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये देखिए A ऑपरेशन E1 की वैल्यू क्या हो रही है, A हो रही है। और ध्यान देने वाली बात है, A ऑपरेशन E2 की वैल्यू क्या हो रही है, A हो रही है। यानी दैट मीन्स A की वैल्यू A ऑपरेशन E1 है और A की वैल्यू A ऑपरेशन E2 है। तो इसका मतलब हो गया कि A ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू A ऑपरेशन E2 हो जाएगा। तो इट इज इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू A ऑपरेशन E2। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो राइट साइड में A दोनों तरफ दिख रहा है, तो हम यूजिंग द राइट कैंसलेशन लॉ, यूजिंग द राइट कैंसलेशन लॉ,
अगर हम राइट कैंसलेशन ला यूज कर रहे हैं तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए हट जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। देखिए हमने दो आइडेंटिटीज रिलेट की थी और दोनों आइडेंटिटीज इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी इज यूनिक एलिमेंट। आइडेंटिटी इज यूनिक एलिमेंट, जो आइडेंटिटी है वो यूनिक एलिमेंट है। एक तो प्रूफ कर दिया हमने कि आइडेंटिटी इज द यूनिक एलिमेंट है। अब सेकेंड प्रूफ की बात आती है कि इनवर्स इज द, मतलब जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। चलिए सेकेंड प्रूफ के लिए हम लोग करेंगे कि A belongs to G, it is implies that कि inverse of A is unique। इनवर्स मीन्स क्या हो जाता है, अगर A का कोई इनवर्स है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स अगर कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट B आ रहा है। अभी कहें कि A इनवर्स इज इक्वल टू B क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का इनवर्स अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें तो 2 इनवर्स का मतलब लोग लिख देते हैं 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5। दैट मीन्स 2 इनवर्स एक नंबर कुछ दिख रहा है दैट इज सेट टू 0.5, तो उसको नाम दे दिया गया, मैंने B नाम दे दिया है। एक सिस्टम सिंपल समझने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब है कि अगर 2 में अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करें या 0.5 में 2 को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 आ जाएगा। दिस इज सेड टू बी द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो दैट मीन्स अगर A इनवर्स इज इक्वल टू B है तो इट इज इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए, दैट मीन्स E। तब हम बोलेंगे कि A का इनवर्स क्या है, B है। तो अब हमारा एम ये है, एम मेरा है कि B इज यूनिक, B इज यूनिक, जो B है वो यूनिक होगा। इसमें भी लेट करेंगे। सपोज कंट्राडिक्शन, क्या कंट्राडिक्शन है, इट इज इम्प्लाइज दैट B इज नॉट यूनिक। अगर B यूनिक नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट C इज इनवर्स ऑफ A, it is implies that A operation C is equal to C operation A is equal to identity। और ऑलरेडी आप आइडेंटिटी को इक्वल किसके बोल चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिटी किसके इक्वल हो रही है, A ऑपरेशन B। और यहाँ पर भी आइडेंटिटी आप बता रहे हैं कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू A ऑपरेशन C। दैट मीन्स आइडेंटिटी दोनों तरफ से इक्वल हो रही है। इसका मतलब हम आइडेंटिटी A ऑपरेशन, इट इज इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A ऑपरेशन C। फिर से आप देख रहे हैं राइट कैंसलेशन ला यूजिंग राइट कैंसलेशन ला, इट इज इम्प्लाइज दैट राइट कैंसलेशन ला हो जाएगा तो B इज इक्वल टू C। दैट मीन्स B भी A का इनवर्स था, C भी A का इनवर्स था। इट इज इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A इज यूनिक, इनवर्स ऑफ A इज यूनिक। क्लियर। अब हमको इनवर्स ऑफ A यूनिक शो हो गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है, थर्ड प्रूफ मेरे पास ये था, थर्ड में मुझको ये शो करना है कि A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A हो जाएगा। A इनवर्स का फॉर ईच A बिलोंग्स टू G। A इनवर्स ऑफ A दिखाना है कि A का इनवर्स ऑफ A, बहुत सिंपल, ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है। बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एक प्रॉपर्टी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स अगर कोई एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को जरा ध्यान दीजिएगा, अगर A बिलोंग्स टू G है तो इट इज इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब हम ये बोलते हैं कि जो A का इनवर्स है, जो A का इनवर्स है दैट इज A का इनवर्स जो है वो A इनवर्स है। तो यही मतलब इसका लिखने का कि A का इनवर्स जो है A इनवर्स है। दैट मीन्स अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग अगर ध्यान दें तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर बोलते हैं A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वही चीज लिखी हुई है।
तो हम अगर यहाँ ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, एक लॉजिकल लिखा गया है। नेक्स्ट चौथा प्रूफ हम लोगों को करना है। चौथा भी प्रूफ है कि ए ऑपरेशन बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। बहुत ही सिंपल प्रूफ करना है इसको। तो अगर ये ध्यान दीजिए तो अगर बहुत सिंपल पहले समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। ये बताना चाह रहा है कि जब हम ए ऑपरेशन बी करेंगे तो एक एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 3 करिए तो रिजल्ट क्या आ जाता है 6, एक नया नंबर आ जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से जब ए ऑपरेशन बी हुआ तो एक तीसरा एलिमेंट जनरेट होगा, दैट इज सेट टू बी सी। तो ये बोल रहा है कि सी का जब इन्वर्स किया जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा। अगर हम लोग ये नाम दे दें कि ए ऑपरेशन बी सी है, तो कहने का मतलब है कि सी इनवर्स की वैल्यू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स है। तो दैट मीन्स कि जो ये रिजल्ट है इसको अगर सी के साथ ऑपरेट किया जाए, मतलब ए ऑपरेशन बी, तो वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आइडेंटिटी निकल कर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। कैसे करेंगे, तो इसको हमने किया कि ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो इसको ऑपरेट करने के लिए ए ऑपरेशन बी इनवर्स, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन, ये हो जाएगा बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। एसोसिएटिविटी यूज की गई है, एसोसिएटिव लॉ। यहां भी मैंने एसोसिएटिव लॉ का यूज किया है। इट इज इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी आइडेंटिटी ऑपरेशन ए इनवर्स। इट इज इम्प्लाइज दैट ये आइडेंटिटी दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू, इट इज इम्प्लाइज दैट इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स करने पर ये रिजल्ट आ रहा है। इट इज इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी का इन्वर्स करते रहे तो ये आ रहा है बी इन्वर्स ऑपरेशन। ये सिंपल सा प्रूव हो जाएगा। ये बहुत ही चारों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चलिए हम लोग, ये थ्योरम्स की बात हो गई है। अब एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन समझना है हम लोगों, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिशन टेबल क्या है, कंपोजिशन टेबल इसको समझना है। कंपोजिशन टेबल में मतलब सेट दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेट दिया हुआ है कि ए बी सी, और इसमें डिफाइन एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, एक ऑपरेशन है हमारे पास ओ। तो इसकी कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, एक मेथड, पहले तो ये लाइन हम लोग खींच देंगे, ठीक है। यहाँ एलिमेंट सजा देते तीनों ए बी सी, इधर भी तीनों एलिमेंट, तीन क्या जितने भी एलिमेंट होंगे इधर इस कॉलम में सजा दिए जाते हैं। यहाँ ऑपरेशन को लिख दिया जाता है। इसके बाद चूंकि हमें ये पता है कि इसमें जो भी एलिमेंट हैं, तो एक को अगर हम आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करें तो ए बी सी, तो ये एलिमेंट मतलब जो भी ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट हम लोग भरते हैं सी बी ए, और यहाँ भी ए कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी टेबल्स बनती हैं उनको कंपोजिशन टेबल, इस टेबल को नाम देते हैं कंपोजिशन टेबल। जैसे कंपोजिशन टेबल हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कंपोजिशन टेबल बनानी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसकी कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी, इसकी कंपोजिशन टेबल बनाने का मतलब हो जाएगा, आप ये बनाएंगे
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये 1 इस 1 से ऑपरेट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, मीन्स तो 1। इसके बाद अब ये 1 इस ओमेगा से ऑपरेट होगा, दैट मीन्स रिजल्ट आएगा आपका ओमेगा। इसके बाद ये 1 इस ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट होगा, दैट मीन्स रिजल्ट आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। इन सेम वे अब ये ओमेगा आपका इस 1 के साथ ऑपरेट होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा। इसके बाद आप ध्यान देंगे ये ओमेगा किसके साथ ऑपरेट होगा, इस ओमेगा के साथ ऑपरेट होगा जाके, रिजल्ट क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से ये ओमेगा हम लोग ऑपरेट करेंगे इस ओमेगा स्क्वायर से, और रिजल्ट क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। और हमको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जाहिर सी बात है 3 या 3 के मल्टीपल की पावर में हमेशा आंसर 1 आएगा। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से ऑपरेट करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, तो ये 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर ऑपरेट होगा इस ओमेगा से, रिजल्ट आ जाएगा आपका ओमेगा क्यूब, और ये ओमेगा पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा पावर 4, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा, यानी ये आ जाएगा ओमेगा। ये कंपोजिशन टेबल बनती है। अब कंपोजिशन टेबल में जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट। ये जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको एलिमेंट्स कहेंगे। ये कंपोजिशन टेबल से जो दिख रहे हैं टेबल के एलिमेंट है। अगर टेबल के एलिमेंट सेट के अंदर ही है तो आप ध्यान दीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अलावा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। अगर आपको सेट के ही एलिमेंट दिख रहे हैं तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्योंकि ऑपरेशन क्या है इसमें, अगर आप ध्यान दें तो ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1, यानी 1 एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्लोजर होल्ड हो रही है, और एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी है। 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। चौथी प्रॉपर्टी है ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि रिजल्ट 1 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर से, यानी ओमेगा को जो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट 1 आ रहा है, यानी ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा क्यूब मैंने लिख दिया है यहाँ पर, गलत हो गया है, ये ओमेगा क्यूब नहीं होगा, यहाँ 1 आएगा, 1 ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ये सॉरी मैंने लिख दिया है ओमेगा, ये थोड़ा सा ये ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जबकि ओमेगा का जब हम लोग ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, यानी कि दिस इज द 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर is form a group under operation multiplication। ये ग्रुप फॉर्म करता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब हम लोग एक और तो मैथड चीज समझेंगे कि रेजिडुअल सबसेट क्या होते हैं, रेजिडुअल क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग रेजिड्यू क्लास क्या है, एक और आर्टिकल समझने की, जैसे कंपोजिशन टेबल पढ़ा है, ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो एम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट बाय जेड एम।
जेड सफिक्स में m से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें Z3 का सेट लगाना है और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हम लोग डिनोट करते हैं ऑपरेशन प्लस, यहाँ m लगा देते हैं, मॉडुलो m है, इसका बता रहे मीनिंग क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे Z3 की बात हम लोग कर रहे हैं तो Z3 का मतलब होता है कि अगर हम ध्यान दीजिए तो 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, ये उसी का सेट है। तो किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हैं 0, 1, 2, 3 तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब अब इसमें जब आप भी ऑपरेशन लगाएंगे तो नंबर को ना तो 3 आने देंगे ना 3 से ज्यादा आने देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर्स का सेट है। नंबर चूंकि जैसे ही 3 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0, अगर अदर कोई नंबर आ रहा है तो उसका डिवाइड करके रिमाइंडर हम लोग 1, 2 निकालने की कोशिश करेंगे, और इसमें ऑपरेशन +3। अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं कि Z7 का सेट लिखिए, तो Z7 का मतलब होता है 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, उनका रिमाइंडर लिखना है। तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, उनका रिमाइंडर या तो रिमाइंडर 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिमाइंडर इसका 7 नहीं आ सकता, 7 से ऊपर कोई नंबर नहीं हो सकता, यानी इसका मॉडुलो +7। ये रिंग कर, अब इसका आप लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये किस तरीके से ग्रुप बनाते हैं, कैसे क्या ऑपरेशन होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।